उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं। हमने उनसे कई बार राजनीतिक मसलों पर बात की, लेकिन आज सवाल जरा हटके होंगे। धामी जी काफी फिट नजर आ रहे हैं, क्या है आपकी फिटनेस का राज? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि प्रातःकाल उठकर जो भी थोड़ा व्यायाम इत्यादि, घूमना और योग मेरे जीवन की नियमित दिनचर्या है। बाकी लोगों की सेवा में लगा रहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं लोगों के बीच में ठीक प्रकार से अपनी सेवा दे पाता हूँ तो मुझे बड़ा मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों प्रकार से ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। आज अल्मोड़ा में बैडमिंटन खेल रहे थे और इससे पहले कबड्डी भी खेलते नजर आ रहे थे। खेलों के प्रति आपका रुझान कुछ ज्यादा ही है या लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, बचपन से ये सब खेल में खेलता ही रहा हूँ, चाहे कबड्डी हो, चाहे बैडमिंटन हो या क्रिकेट हो। तो जब भी अभी युवा लोग मिलते हैं या खिलाड़ी मिलते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि सांकेतिक रूप से उन सब के बीच में खेलूँ, जिससे कि उनके अंदर भी एक उत्साह आए, उन सबका प्रोत्साहन हो, कहीं ना कहीं वो खेलों के प्रति और जोर शोर से जो है उसको अपने जीवन में अपनाएं। मॉर्निंग वॉक की फोटो अक्सर सोशल मीडिया पे आपकी चलती हैं और उसमें देखते हैं कि बिना लाव लश्कर के आप बुजुर्गों से भी मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे मेरी आदत में शुमार है कि मैं प्रातःकाल उठता हूँ और मॉर्निंग वॉक जहाँ भी होता हूँ वहाँ करता हूँ। लेकिन इस प्रकार से जब मैं प्रवास पर होता हूँ तो वहाँ अगर बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ अगर जाऊँगा तो लोगों से ठीक प्रकार से उस प्रकार से नहीं मिल पाता हूँ। थोड़ा लोग भी अपने आप को उतना सहज महसूस नहीं करते, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूं और थोड़ा अकेले में बात करूं। अभी कुछ दिन पहले पिथौरागढ़ आप गए थे, वहाँ पर स्कूली बस रुकवाकर बस पर चढ़े और स्कूली बच्चों से बातचीत की। क्या गुफ्तगू हुई बच्चों के साथ से? नहीं, मैं वहाँ से निकल रहा था तो अचानक स्कूल की बस रुकी हुई थी और मैं सोच रहा था कि ये बच्चे शायद स्कूल जा रहे होंगे, तो मैं बस के अंदर घुस गया और जब मैं घुसा तो बच्चे भी एकदम से उनको अचानक से मुझे देखकर उनको भी बड़ा अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा। और मैं उस दिन भूल गया था, मैंने कहा बच्चों स्कूल जा रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, आज हम पिकनिक पर जा रहे हैं, आज तो संडे है। तब मुझे ध्यान में आया कि आज संडे है। अक्सर देखा गया जब आप दौरा करने जाते हैं या प्रवास पे किसी क्षेत्र में जाते हैं तो अधिकारियों से साथ बैठक करते हैं, उसके बाद किसी गुमटी या ठेले पे जाके चाय पीते हैं, लस्सी पीते हैं और जनता से योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लेते हैं। ये क्या आपकी प्लानिंग है? इसमें मेरी कोशिश रहती है कि अधिकारियों के साथ जो मेरी बैठक हो, जो लोगों को सरकार की चीजों को धरातल पर उतारना है, लोगों की सुविधा के लिए काम करना है, वो मैं उससे पहले सभी लोगों से मिल लेता हूँ। आम जनता के लोग हैं, सामान्य जनता के लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, सबसे मिलता हूँ। उसके बाद अंत में अधिकारियों के साथ बात करता हूँ, जिससे कि वहाँ के बारे में ठीक प्रकार से जो भी स्थिति होती है वो प्राप्त हो जाती है और वो मैं अधिकारियों को फिर कहता हूँ कि इस पर काम करें। जनता का आपके साथ ऐसा मेल मिलाप, उत्तराखंड की जो जनता है ये नया राजनीतिक सियासी वहाँ पे देख रही है, तो क्या लगता है कुछ और प्लान है आपके जनता के बीच दूरियां घटाने के, सरकार और जनता के बीच के? हमने शासन सरकार को चलाने का एक मंत्र अंगीकार किया हुआ है कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, यानी कि हर चीज का सरलीकरण होना चाहिए, आसान चीजें होनी चाहिए और हमारे जनप्रतिनिधि भी वह भी जनता के साथ आसानी से लोग उनसे मिल पाएं, अपनी बातों को कह पाएं और उनकी समस्याओं का समाधान हो, उसका सरलीकरण हो, विस्तारण हो, यही हमारी प्राथमिकता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो नेता हैं या जो प्रतिनिधि हैं वो उन्हीं जैसे लोगों के बीच में से जो लोग हैं उन्हीं जैसे लगने चाहिए, उन्हीं जैसे होने चाहिए और उन्हीं जैसे उनका व्यवहार भी होना चाहिए, जिससे कि जनता को कोई भी उनसे मिलने में दिक्कत महसूस न हो, कोई असहज न हो। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है, कई रास्ताएं काफी जटिल हैं। अभी आपने 11 घंटे में 2 जिलों का दौरा किया और 10 के करीब कार्यक्रमों में शामिल हुई, जो काफी मीडिया में सुर्खियां बनी। कैसे जो टाइम का मैनेजमेंट है उसका फार्मूला क्या है आपका? मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैंने टाइम दिया हुआ है, जो मेरा शेड्यूल जारी होता है या जो भी कार्यक्रम लग जाता है, उनमें मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि टाइम टू टाइम पहुँचूँ और
जैसे ही वहाँ का टाइम समाप्त हो जाए, अगले कार्यक्रम का जो समय होता है उस कार्यक्रम के लिए वहाँ से निकल जाता हूँ। मैं स्वयं कोशिश करता हूँ, इसलिए ये संभव हो पाता है। जब पिछली सरकारों का फोकस जो है विकास का शहरों पर था और सीमांत गांव को अंतिम गांव कहते थे, आपने उत्तराखंड में अभी हाल में ही नया फार्मूला तय किया, जो सीमांत गांव है उन्हें प्रथम गांव का नाम दिया। इसकी पीएम ने माड़ा गांव पहुंचते हुए सराहना भी की। ये आपकी क्या प्लानिंग है? जो आपने सीमांत गांव को प्रथम गांव कहा है, क्या उससे उन गांव में विकास की बयार भी बहेगी? क्या बदलाव आने वाले हैं? मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सहृदय होकर माड़ा गांव में कहा कि अब जितने भी सीमावर्ती गांव हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वो भारत के पहले गांव माने जाएंगे। और इसके पीछे हेतु यही है कि अब आने वाले समय में सारे के सारे जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं, सीमांत क्षेत्र के छोटे छोटे स्थान हैं, उन सभी को पहले गांव के रूप का दर्जा मिलेगा और पहले गांव के रूप में उनको प्राथमिकता में लेकर उनके विकास को सुनिश्चित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। अभी आपने देहरादून में बस अड्डे का निरीक्षण किया था, वहाँ एक महिला के साथ बातचीत भी की, चाय भी पी और उसका आपके पास पत्र भी भावुक है। जनता का इस तरीके का रिस्पांस आप किस तरीके से देखते हैं? मैं चूंकि बस अड्डे के निरीक्षण में वहाँ गया हुआ था, माता जी वहाँ मिल गई, वो कन्नौज की रहने वाली थी। मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनको प्रणाम किया और वो बहुत भावुक हो गई थी और उसके बाद उन्होंने मुझे पत्र भी भेजा। निश्चित रूप से उनका पत्र, जहाँ उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और उनके आशीर्वाद से निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा, नया उत्साह मेरे अंदर भी कि मैं और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसी प्रकार से लोगों से मिलूं, उनकी समस्याओं के लिए बात करूं, उनके समाधान के लिए बात करूं, राज्य के विकास के लिए काम। पिछली सरकारों में देखा गया था कि मुख्यमंत्री 3.5 साल गुजर जाते थे, उसके बाद दौरा शुरू करते थे, जन समस्याओं की ओर बढ़ते थे। लेकिन आपके द्वारा एक चलाया गया मुख्य सेवक, आपके द्वारा ये योजना चलाई गई, आपने सरकार बनते ही भ्रमण शुरू कर दिया। कोई घटना होती मौके पे पहुंचते हैं, इसके पीछे की प्लानिंग क्या है? देखिए, जो नेता है या प्रतिनिधि है उसको हमेशा अपनों के बीच में रहना चाहिए। अपनों का नेता अपनों के बीच से, ये मेरा सोचना है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कोई भी घटना हो, कोई निरीक्षण करना हो, किसी जगह पर सर्वे करना हो, कहीं का भ्रमण करना हो, लोगों की बातें सुनना हो। और मुख्य सेवक आपके द्वारा यह कार्यक्रम हमने इसीलिए चलाया है कि जहां हम सभी का फीडबैक भी ले पाए और उस फीडबैक के आधार पर आगे सरकार को चलाएं और शासन को चलाएं। जब आप जनता की शिकायतें अपने खुद सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जनता आपको ही शिकायत बताना चाहती है, आप में ही आस देखती है कि आप ही उनकी सुनेंगे तभी समस्या का निदान होगा, या अफसर फील्ड पे सुनवाई नहीं करते हैं? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग उत्तराखंड के अंदर एक नई कार्य संस्कृति लाना चाहते हैं, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक नया कार्य व्यवहार, नई कार्य संस्कृति आई है। इस सभी को काम करना है, ठीक प्रकार से परफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, जो ये 3 शब्द हैं, इन तीनों को साकार रूप से धरातल पर उतारना है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि सभी से फीडबैक लें, संवाद करें। उत्तराखंड में स्कूलों में पाठ्यक्रम में भी बदलाव करने आप जा रहे हैं कि राज्य की संस्कृति और राज्य के आंदोलनों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड राज्य प्राप्ति का आंदोलन काफी लंबे समय से चला है, बड़ा संघर्षों की कहानी है और हमारे जो नौनिहाल हैं, हमारे उत्तराखंड के भविष्य हैं, उन सभी को उत्तराखंड के आंदोलन के बारे में, उसमें जिन लोगों ने संघर्ष किया है, आंदोलन में भाग लिया है, शहादत हुई है, अनेकों जगह पर गोलियां चली हैं, लाठियां चली हैं, तमाम प्रकार के उस समय के अनैतिक कृत्य हुए हैं उस आंदोलन के दौरान। तो वो सब हमारी नई पीढ़ी को पता होना चाहिए, जिससे कि सबको पता लगे कि राज्य के लिए आगे सबको काम करना है, राज्य के लिए सबको समर्पण भाव से जुटना है। वो तभी संभव हो पाएगा जब उनको एक हिस्से के रूप में यह भी जानकारी मिल पाएगी। आपने उत्तराखंड में कई ऐसे फैसले लिए जो देश में चर्चा का विषय बने, इसको लेकर आप कम समय में, कम उम्र में ही पॉपुलर नेता देश के बन गए हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो अपने देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी का और हमारे गृह मंत्री जी का, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य युवक को मुख्य सेवक बनाया, उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी।
उसके बाद आम चुनाव हुए। आम चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। आपने अभी हाल में ही कहा है कि उत्तराखंड की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। इसके पीछे का क्या प्लान है और कैसे इनको लखपति बनाएंगे? हमारा जो प्रदेश उत्तराखंड है, वह महिलाओं के संघर्ष की बहुत कहानी है उसमें। चाहे उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास हो या उत्तराखंड की आजीविका से जुड़ा हुआ मामला हो या उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का मामला हो, सब में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमने तय किया है कि राज्य की स्थापना के 25 साल जब पूरे होंगे, हमारा रजत जयंती वर्ष होगा, तब तक हम विभिन्न प्रकार की योजनाओं से, स्वयं सहायता समूह है, स्वरोजगार के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की योजनाओं को धरातल पर लाकर अपनी 1,25,000 बहनों को लखपति बनाएंगे और लखपति दीदी योजना उसी के लिए हमने प्रारंभ की। अभी हाल में ही आंकड़े जारी हुए हैं कि कोरोना काल में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर काफी कम हो गई थी, अब 7% से ऊपर हो गई है। और आगे क्या प्लान है कि उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर और ज्यादा बढ़े? इसकी देखिए, हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जो GSDP है, घरेलू संग्रह राज्य का जो उत्पाद है, वो लगातार बढ़े। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं। अब GSDP हमारी 7 पॉइंट से ऊपर आ गई है और हम आगे के समय में हमने उसको बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हम कर रहे हैं और भी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम कंसल्टेंसी भी ले रहे हैं कि जिससे कि आने वाले समय में जो आज हमारी ग्रोथ रेट है, वो आने वाले समय में दुगनी हो, तिगुनी हो, जिससे कि उत्तराखंड भी हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। आप छात्र नेता भी रहे, खासकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में आपने छात्र राजनीति की और अब उत्तराखंड की राजनीति कर रहे हैं, तो दोनों राजनीति में आप क्या अंतर पा रहे हैं? क्या छात्र राजनीति से भी इसमें कुछ अनुभव काम आ रहे हैं? देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, लखनऊ विश्वविद्यालय में युवाओं के साथ काम करता रहा और उस समय में जो भी हमको सीखने को मिला है, लोगों के बीच में कैसे काम किया जाता है, लोगों के लिए सेवा कैसे की जाती है, संवाद किया जाता है, संस्कार, ये सब हमको जो है कहीं न कहीं उस राजनीति की जो प्राइमरी होती है, उस प्राइमरी से जो सीखा है, वो निश्चित रूप से आज भी हम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा उसकी महत्ता है, बहुत ज़्यादा उसका उपयोग है। उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, तो अब सीमाओं पे एक तो विकास और दूसरा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य और केंद्र के बीच क्या तालमेल बन रहा है, कैसे व्यवस्थाएं मजबूत की जाएंगी? देखिए, राज्य और केंद्र के बीच में लगातार सीमाओं की जो भी सुरक्षा के मामले लगातार हमारे समन्वय होते रहते हैं। पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में हमारी सभी पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों की, गृह मंत्रियों की बैठक हुई थी। उसमें आंतरिक सुरक्षा और हमारी सीमावर्ती की जो क्षेत्र हैं, उन सभी पर चर्चा होती है। और हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है पलायन, जो सीमावर्ती क्षेत्र में उनका पलायन कैसे रुके, उसके लिए हम कुछ योजनाएं अलग से ला रहे हैं। एक इंक्वायरी योजना भी हमने लाने का प्रस्ताव रखा हुआ है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और उसमें हमें केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। उत्तराखंड में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार की क्या प्लानिंग चल रही है और क्या इसका टारगेट तय किया गया है? उत्तराखंड के अंदर निवेश बढ़े, इसके लिए हमने अभी लगभग 6,000 एकड़ जो लैंड बैंक है, वो लैंड बैंक निकाला है। निवेशकों की सुविधा के लिए हमने, जहाँ हमारी पर्यटन नीति हम जल्दी ही लाने वाले हैं, लघु जल विद्युत की नीति हम जल्दी ही लाने वाले हैं, माइक्रो हाइडल की, और पलायन रुके, इसके लिए हमने आजीविका मिशन में बहुत तेजी से काम करना प्रारंभ किया है। मैं आज अभी अल्मोड़ा से लौट रहा हूँ। पिछले साल जहाँ एक जनपद अल्मोड़ा में जहाँ इंक्यूबेटर हमारा प्रारंभ हुआ था, उसमें अनेकों लोगों ने जहाँ स्टार्टअप के माध्यम से, अपने प्रशिक्षण के माध्यम से पिछले वर्ष 6 करोड़ रुपया कुल लोन में लिया गया था और एक साल के अंदर वहाँ पर 6 करोड़ से लेकर आज वहाँ 20 करोड़ रुपया जो है इस बार लोगों ने काम करने के लिए ऋण प्राप्त किया है RBI के माध्यम से। यह अपने आप में बताता है कि बहुत तेजी से काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वह पूरी तरह से
हमारे दूरस्थ क्षेत्रों की मातृशक्ति को, नौजवानों को लगातार आगे लाने का काम हो रहा है और उससे निश्चित रूप से रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही बढ़ने वाले हैं। उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा मार्केट मिले, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड में पर्यटन के भी काफी असीम अवसर हैं, काफी तादाद में पर्यटक जाते भी हैं। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था एक अहम मसला है। उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार की क्या प्लानिंग है? उत्तराखंड के अंदर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है और जब हमारी यात्रा प्रारंभ होती है तो मैं स्वयं जो है उसकी समीक्षा करता हूँ। हर बार हम कोशिश करते हैं कि कहीं पिछले सालों में अगर कहीं पर कोई कमी रही है तो आगे के समय में उसको सुधारा जाए, उसको अच्छा किया जाए। 4 धाम यात्रा संपन्न हो गई है। आपकी सरकार प्रस्ताव बना रही है कि देहरादून से ही बद्रीनाथ और केदारनाथ को हेली सेवा शुरू करनी। इसके बाद यात्रा कितनी सुगम हो जाएगी और कितने पर्यटक बढ़ने की उम्मीद है? नहीं, सबसे पहले तो इस बार की यात्रा जो हमारी संपन्न हुई है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पिछले सालों के सभी सालों में इस साल लगभग 40% यात्रा ज्यादा हुई है, जो लगभग 50 लाख के लगभग जो है इस यात्रा पर इस बार यात्रियों ने दर्शन किए हैं। और आने वाले सालों में हेली सेवा के माध्यम से सड़क सेवा भी बहुत अच्छी हो गई है। हेली सेवा भी हम प्रारंभ कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को अच्छी हेली सेवा देहरादून से, अन्य स्थानों से, जहां से भी मिल सकती है उनको सीधे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अन्य धामों के लिए, अन्य देवी स्थानों के लिए और अन्य भी हमारे जो स्थान है उन स्थानों के लिए भी मिले। धामी जी, आखिरी सवाल है और युवाओं के लिए है। युवाओं को आप क्या बताएंगे कि उत्तराखंड में जो सरकारी भर्तियां हैं वो कैसे निष्पक्ष और जल्दी की जाएंगी? देखिए, निष्पक्ष भर्ती हो, क्योंकि 2000 इस बार आपने देखा होगा कि काफी हल्ला मचा था कि उत्तराखंड में भर्ती में घोटाले हो रहे हैं और घपले हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भर्ती के घपले घोटाले हैं ये आज के नहीं है, ये 2014-15 से चल रहे थे और इस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। शिकायतें हर बार आती थी। इस बार हमने इस पर कड़ी कार्रवाई की है और 45 लोग अभी तक इसमें पकड़े गए हैं। अभी भी कार्रवाई चल रही है और भविष्य में ये भर्तियां हमारी निष्पक्ष हों, पारदर्शिता के साथ हों, इसलिए हमने कड़ी कार्रवाई की है। और अभी 7000 जो भर्तियां होनी थी उनको तत्काल हमने लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया और 19,000 भर्तियां और हमारी रिक्त हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी करवाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी गरीब माता पिता के पास अगर कोई भी उनके बच्चे के पास अगर कोई धन होता है, कोई पूंजी होती है तो उसकी शिक्षा होती है, उस पर किसी प्रकार का भी जो है ये नकल कराने वाले गिरोह, अपराध कराने वाले गिरोह, तमाम प्रकार से सीडी के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से जो परीक्षाओं के पेपर लीक आउट करवाते हैं, वो गिरोह अब कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इतनी कड़ी कार्रवाई की है कि भविष्य में काम इस प्रकार का कृत्य करना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचेगा भी नहीं। और सारी भर्तियां हम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करेंगे। एक और सवाल है धामी जी कि उत्तराखंड सरकार अनाथ बच्चियों की शादी करने का प्लान बना रही है, क्या योजना है और कैसे लोगों को लाभ पहुंचेगा? अभी हमने देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे पहले हमने जो बच्चे हमारे अनाथ हो गए थे, जिनके माता पिता कोरोना महामारी के दौरान पिछले 2 सालों में किसी भी बीमारी से कमाने वाले घर के नहीं रहे, उन बच्चों के लिए हमने मुख्यमंत्री बाला सही योजना, वात्सल्य योजना हमने प्रारंभ की है और उसी की तर्ज पर हम आगे इस प्रकार की योजना को भी लाने पर विचार कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने न्यूज 18 के हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन प्रहलाद के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।